हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम एम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास की। अगर इससे आपके कभी भी क्वेश्चन बनते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, यानी जो भी आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उससे ज़्यादा या उससे बाहर नहीं बनेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए जूम कर लेते हैं। पहला कह रहा है आसक्ति के आधार पर विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा? तो बॉल्बी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि आप इनमें तुक्का नहीं लगा सकते। मैं पहले ही बता देती हूँ कि इन क्वेश्चनों में आप तुक्का नहीं लगा सकते, गैस नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा। ये आपके द्वारा हैंडल या आपके द्वारा सॉल्व करे हुए होने चाहिए। देखिए ये कब पूछा गया था, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है 2020 और 2021 में। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत जॉन बॉल्बी द्वारा दिया गया था। बॉल्बी ने लगाव को मनुष्य के बीच स्थायी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया है। स्नेह बंधन बनाने की प्रवृत्ति को वैचारिक रूप दिया है। विरह से उत्पन्न व्यक्तित्व की समस्याएं और संवेगात्मक पीड़ा के साथ साथ चिंता, गुस्से, उदासी तथा अलगाव की व्याख्या की है। नेक्स्ट देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेग उत्तेजित करने की। क्या है ये? संवेग उत्तेजित करने की। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेग उत्तेजित करने की संवेगात्मक बुद्धि है जो स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रण करने की योग्यता है। अपनी भावनाएं, संवेगों को समझना, उनका उचित तरह से प्रबंधन करना ही भावनात्मक समझ है। आने वाले उसमें हम क्या करेंगे कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो हम हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन या कहेंगे हर एक क्वेश्चन की व्याख्या नहीं देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, यानी बच्चा खुद से सोचना स्टार्ट कर देता है, खुद से चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। तो वो अवस्था होती है 2.5 से 3 वर्ष। आपने खुद महसूस किया हुआ कि वो आपकी एक्टिंग कर लेता है, वो आपकी तरह चीज़ों को एनालिसिस करने की मतलब अंदर से अगर वो मतलब एक सामान्य बच्चा है, एक विशिष्ट बच्चा है, विशिष्ट में आपका लो वाला नहीं हाई वाला समझिए, जिसका IQ 140 प्लस जाता है, तो वो 2.5 साल पर ही आपकी चीज़ों को कॉपी करने लग जाता है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। वो अनुकरण करना, वस्तुओं का निरीक्षण करना, दोहराना, इस तरह की चीज़ें आपको देने लग जाता है। मूल संवेग कौन से होते हैं? मूल संवेग जो होते हैं जो ना ही किसी वातावरण से आते हैं ना ही किसी के द्वारा आते हैं, वो हमारे अंदर खुद होते हैं। तो खुशी और गुस्सा ये हमारे मूल संवेग हैं। कब हम खुश होंगे ये हमारे अंदर से ही होता है, कब हम गुस्सा होंगे ये भी हमारे अंदर से होता है। हाँ, बाहरी वातावरण इसको प्रभावित करता है, ठीक है। बट हाँ, अगर सामने वाला कंट्रोल करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि बाहरी वातावरण जैसे कि अगर आपने किसी को आपसे किसी ने अपशब्द कहे तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। बट ये आपका मूल संवेग है, तो आप चाहें तो इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। यानी बाहर वाले लोग ने आपको उकसाया और आप उकस गए या उत्साहित हो गए और आपने उसको गाली गलौज कर दिया, तो वहाँ पर कौन जीता? वही जीता जिसने आपको उकसाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने। यानी आपने देखा वो बच्चे क्या करते हैं, बार बार दूध की जो दूध पीते हैं उसका क्या करते हैं, वोमिटिंग सी करते हैं। तो ये किसका इशारा करता है या किस तरह का आपको बताता है बच्चे के बारे में? तो वो बताता वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, ठीक है। यानी वह पूरी तरह से अभी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ होता है वह संतृप्त और भूखा नहीं है। विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यानी उसने किस में सीखा है? इतिहास में सीखा, मगर यूज़ किस में आ रहा है? हिंदी में आ रहा है। तो ये कैसा हुआ? ये पॉजिटिव स्थानांतरण हुआ, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ। किस तरह? अगर यहाँ पे ऐसे होता कि इतिहास में सीखी हुई चीज़ हिंदी में सीखने में बाधक है तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाता। यानी कोई चीज़ किसी के सीखने में बाधक है तो ऋणात्मक है, अगर कोई चीज़ किसी के सीखने में सहायक है तो वो धनात्मक है। ऊर्ध्वतरण यानी कोई चीज़ ना किसी पे इफेक्ट डालती है, ना किसी तरह से सहायक है, ना ही किसी तरह से वो अवरोधक है, तो वो ऊर्ध्व यहाँ पे अंतरण हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है, तो किससे है? तो आप बताएंगे प्रबलन के सिद्धांत से, क्योंकि आपको पता है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हल ने दिया था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कौन है? हल है। इनका जो प्रबलन का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम ये है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुनर्वलन का सिद्धांत, थ्योरी और रेनफोर्समेंट। उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी चीज़ पर क्या करते हैं, अगर हमारी जो होती है, मतलब आपने देखा है कि आपके पीछे से आप छोड़ दें तो आपके चलने में और दूसरे के चलने में बहुत अंतर आ जाएगा। तो यही उन्होंने कहा है कि पुनर्वलन सिद्धांत ये बताता है कि आप जिसमें अपना फोर्स लगा दें, जिसमें अपनी अपनी चाह लगा दें, जो आपकी आवश्यकता बन जाए, अब वही काम पहले करेंगे। ठीक है, इसको देख ही लेते हैं। इसके वाक्य को सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह हल्का कथन है जो प्रबलन सिद्धांत या पुनर्वलन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, आपको इंग्लिश में इसको भी याद रखना है। हिंदी में इसके 2 से 3 नाम मिल जाते हैं, पर इंग्लिश में इसका एक ही रहता है, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट से संबंधित है। इस सिद्धांत में हल ने बताया कि आवश्यकता यानी नीड, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी अपने अंदर आवश्यकता पैदा करिए। आवश्यकता नहीं है तो भी पैदा करिए। अगर आपको वो चीज़ पानी है तो सबसे पहले नीड करिए, आवश्यकता पर ये, फिर अधगम का आधार है। नीड क्या है? अधगम का आधार है। यानी मुझे सपोज़ ऐसे कि मुझे क्या करना है, टीजीटी पीजीटी में एक कुर्सी चाहिए ही चाहिए, तो ये मेरी आवश्यकता हो गई। ठीक है, तो इस आवश्यकता के लिए मुझे क्या करना होगा? अधगम करना होगा, तभी मैं वो आवश्यकता अपनी फुलफिल कर पाऊँगी, यानी एक कुर्सी ले पाऊँगी। तो ये क्या हो गया? ये अधगम के लिए आवश्यकता आवश्यक हो गई। ठीक है, अर्थात आवश्यकता ही चालक यानी ड्राइव होती है। इसमें एक बार शुकेंस पूछा गया था कि नीड आती है फिर ड्राइव आती है, यानी आवश्यकता ही आपको क्या करा रही है? अधगम करा रही है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है, यानी जैसे ही आपको कुर्सी मिल जाएगी, आपका पढ़ने का जो टाइम टेबल है या पढ़ने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, स्वतः ही कम हो जाती है, खुद ही कम हो जाती है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है, जिससे अधगम की दर कम होने लगती है। ठीक है, फिर आप क्लास के कंटेंट के लिए पढ़ाएंगे या कंटेंट के लिए पढ़ेंगे, बट इतना नहीं पढ़ेंगे जितना कुर्सी की चाह के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक गवर्नमेंट सैलरी मेरे अकाउंट में आने लगी है और अब मैं थोड़ा कम भी मेहनत करूँगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? ये आवश्यकता ही है। सीखने की सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कोहलर हैं। और इसमें यह विचार दिया है कि सीखने की प्रक्रिया में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने इनका जो मेथड था या इनकी जो थ्योरी थी वो बिली के अधगम पर आधारित थी। तो उन्होंने कहा था सूझ से उसने क्या करा था, कोहलर ने शायद बंदरों पे दिया है। तो जो पावलर थे इनका सिद्धांत कुत्ते पर है। ठीक है, और यहाँ पे कोहलर और एक सिद्धांत और है जिस पर बंदरों पर अध्ययन किया गया था। चलिए तो देख लेते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा। कोहलर इसमें यह विचार था कि सीखने की प्रक्रिया में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। सूझ की आवश्यकता विशेष रूप से उस समय पड़ती है जब समस्या के पूर्ण स्वरूप को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए अभी मतलब जो जीव था जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया वो याद नहीं, बट इन्होंने क्या करा था, उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। क्योंकि मैंने ये थ्योरी काफ़ी दिनों से मतलब डिवाइस नहीं की है, तो उन्होंने एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया था, कहाँ ना बाहर कर दिया था, और इसमें एक लॉक था खुलने का। तो जब वो उछल कूद मचाता रहा, तो जब उसका पैर उस पर पड़ा, मतलब उसके लॉक खुलने वाले उस कुंदे पर, तो लॉक खुल गया। तब वो अपनी क्रिया को नहीं समझा, या तब फिर उसने क्या करा कि दोबारा वही प्रतिक्रिया करी। तब उसने देखा कि जब जब उस लॉक पर पैर पड़ता, बाहर का दरवाज़ा खुल जाता, वो भोजन कर लेता। तो ये क्या हुआ, ये उसे सूझ मिली कि अगर मैं इस लॉक पर पैर रख दूंगी तो मैं बंद नहीं होंगी। फिर आगे उसने यही कार्य किया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी होता है, वो आपका सिलेबस हमें देता है। इसमें देखिए कॉलर ने जो कहा वो कहाँ आपसे सूझ मिलेगी? सिलेबस से, कि आपको ये पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप सफल हो जाएंगे। ये क्या है? सूझ है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलर हैं। इस नियम के अनुसार शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि सीखने वाले संबंधों को प्रत्यक्ष कर सके, जैसे कार्य कारण संबंध, ज्ञात से अज्ञात का संबंध, नए से पुराने का संबंध, विशिष्ट से सामान्य का संबंध। वैसे भी इनका पावलर का जो था वो क्या था, इन्होंने संबंध बैठाया था, कैसे? खाना और कुत्ते की लार के बीच। तो वही वो कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ पानी है उसके बीच संबंध रखिए।
जैसे आपको सीट पानी है तो सीट के लिए किससे संबंध होना चाहिए, सिलेबस का कंटेंट से, ठीक है। या फिर आप कहें कि आपको सीट पानी है तो सीट का आपसे संबंध होना चाहिए। तो संबंध कैसे जुड़ेगा, जब आप कंटेंट से जुड़ेंगे। चलिए, तो ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है, तो ये है थॉर्नडाइक का, ठीक है। वहाँ पर कोहलर का, फिर हो गया बंदर, और थॉर्नडाइक की क्या होती है, बिल्ली। तो इन्होंने दिया था बिल्ली पर। तो इनका जो सिद्धांत है वो कहता है कि साधन और साध्य के संबंध स्पष्ट न होने पर अत्यंत यहाँ पर प्रच्छन्न एवं नहीं के बराबर होता है। यानी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर संबंध स्थापित होना चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, तभी आप अपनी कुर्सी तक पहुंच सकेंगे। एक बच्चा किसके द्वारा मोटर स्किल्स सीख सकता है, तो वो किसके द्वारा सीख सकता है, वो सभी विकल्पों से। भाई बच्चा सीखना चाहता है क्योंकि उसके अंदर नीड है, जो नीड है वही क्या करेगी, उसे ड्राइव करेगी, चालक बना देगी। तो वो परीक्षण और त्रुटि विधि से भी सीख सकता है, नकल करके, यानी जो चला रहा है उसको देखकर भी सीख सकता है, और प्रशिक्षण से भी, यानी किसी ट्रेनर से भी सीख सकता है। तो सभी से वो सीख सकता है। ये कहाँ का है, हरियाणा पीजीटी का है। तनाव यह संचारण के लिए है अवरुद्ध है, तो ये कैसा है, तो ये मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट चलते हैं, तनाव की बात करें, स्ट्रेस की, जो ये संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध है। प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी संरचना शैली होती है। एक तरीका है कि इसमें वे दूसरों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। वह का कारण हो सकता है, तो वह भावनात्मक, वह का क्या कारण होता है, तो वो भावनात्मक होता है। देखिए, वह क्या है, आपके अंदर से उपजा हुआ केवल भावनाओं या संवेगों का डर होता है, ठीक है। कि यहाँ इस तरह की आकृति नजर आ रही है, उस तरह के, तो वो हमारे क्या होते हैं, केवल और केवल संवेगों की अभिव्यक्ति ही होती है। वह संवेग का विकास के रूप में अधिगम और पुनर्जीवीकरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है। यह किसका उदाहरण है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये व्यवस्थापन का उदाहरण है। जब आदमी गुस्सा होता है तो वह अपने मालिक का जो गुस्सा है वो किस पर उतारता है, तो अपने बच्चों पर उतारता है। यानी अपने से नीचे वालों पर उतारा जाता है हमेशा गुस्सा। अगर घर में भी ऐसा लगता है कि कोई किसी पर वो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो अपना गुस्सा अपने कुत्ते पर निकालता, अपने जानवर पर निकाल देता, ठीक है। इस तरह से हम अपने गुस्से को निकालते हैं ऐसी जगह पे जहाँ क्या हो, वो सामने वाला जिस पर हम गुस्सा निकाल रहे हैं वो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। इस तरह से कॉमन भाषा में समझिए। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है। यह क्या है, व्यवस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। बस इतना याद रखना। जैसे क्या होता है कि पति अगर ऑफिस से आया और हल्का सा भी बॉस ने कुछ कह दिया तो पहले पत्नी पे गुस्सा करेगा, फिर बच्चों पे गुस्सा करेगा, फिर बच्चों के बाद उसके जो घर में इवन कोई भी होगा, नौकर वगैरह, उन पर गुस्सा करेगा। तो इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बच्चा किस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है, तो वो उम्र होती है, मैंने बताया था उस बार भी, कि ये भाई जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता, तो यहाँ पे यानी 1.5 साल के आसपास का नहीं हो जाता, तब तक सीढ़ियाँ चढ़ना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। बट वो जैसे ही 1.5 साल का होता है, पकड़ में नहीं आता, वो सीढ़ियाँ चढ़ना उसका शौक होता है, सबसे पहले वो सीढ़ियाँ ही चढ़ना चाहता है। बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय, यानी और सभी इसमें कारण है, पर हीन भावना, ठीक है। यहाँ पे हीन भावना के कारण बच्चों में नाखून चबाने की आदत विकसित नहीं होती है, जबकि असुरक्षा की भावना से, आत्मविश्वास की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से ये आदत उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आ जाती है, तो वो है 1 से 2 वर्ष में आ जाती है। यानी अपना जो मल होता है या कहें अपनी जो लैट्रिन होती है उस पर कंट्रोल वो कब कर देते हैं, 1 से 2 वर्ष में कर पाते हैं, नहीं तो निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं पड़ता या बोल ही नहीं पाते। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है, तो ये कैसा है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, वो सीधी रेखा में काटने योग्य हो जाते हैं। याद रखिएगा, वो सीधी रेखा में काटने योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्यवहार करने का निश्चित, स्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है, तो वो है शील गुण। व्यवहार करने का निश्चित और मतलब ये क्या है, तो ये शील गुण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के व्यवहार में अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ होती है, तो वो हो जाती है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन। आपको उनके व्यवहार का क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसमें सुधार करना है।
माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन है तो वो होता है लगाव। इन दोनों को लगाव ही लंबे टाइम तक बांधे रहता है। जैसे ही लगाव कम हो जाता है, आपने देखा होगा शादी के बाद ये लगाव अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है, एक और बंधन मिल जाता है जिसमें वो बन जाता है। तो ये लगाव धीमे धीमे कम हो जाता है तो उसका माता की तरफ से शिशु का माता की तरफ से, माता का शिशु की तरफ से लगाव कम होने लगता है। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है, तो वो है अंगों का। ठीक है, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो अंगों का मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास डॉट है, तो ये है क्रियात्मक विकास। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्रियात्मक विकास है। अब यहाँ पे देखते हैं क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। वह संबंधित भाव है, तो ये है संकोच करना या शर्माना। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है, तो वो कहलाता है, और यहाँ पे हुबे अस्त यानी यहाँ पे एम्बीडेक्ट्रस कहलाता है। ठीक है, दोनों हाथों का वो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, तो वो होता है स्वयं प्रबंधन, जबकि स्वयं जागरूकता, स्वयं सामर्थ्य और सामाजिक कौशल ये किसके हैं, तो गोलमेल के हैं। निम्नलिखित को विकासात्मक उपलब्धि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो विकासात्मक उपलब्धि के क्रम में आपको क्या करना है, इन्हें व्यवस्थित करना है। तो यह क्या हो जाएगा, पहले क्या करेगा वो पजामा पहनना और उतारना सीखता है। देन उसके बाद सरल अक्षरों आकारों की नकल करना सीखता है। फिर देन उसके बाद वो क्या करता है यहाँ पे, तो बड़े बटनों को बंद करना और खोलना सीख जाता है। फिर जूते के यहाँ पे तस्मे या फीते बांधना सीख जाता है। सबसे एंड में सीखेगा जूते के फीते बांधना, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये क्रम। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले क्या करेगा वो, पजामा पहनना, बड़े बटनों को बंद करना, बड़े बटन उसे बंद करना बहुत अच्छा लगता है, कहता है छोटे छोटे पे मैं कर लूँगा, इस तरह से बोलता है ना। सरल अक्षरों एवं आकारों की नकल करना सीख जाता है। आपके जो भी वर्ड होते हैं ना 2 अक्षरों तक के या 3 अक्षरों तक के इजीली, जिनमें शॉर्ट वर्ड ना हो, जिनमें क्या हो आधे अधूरे अक्षर ना हो, ना बोलना सीख जाता है। जूते के फीते बांधना लास्ट में सीखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर किंडरगार्टन की बात की जाए, देखिए जो भी आपको पता होता है उससे मिला लीजिएगा। अगर किंडरगार्टन की पूछी जाएगी तो ये क्या है, तो किंडरगार्टन किसने दिया था, तो फ्रोवेल ने दिया था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है आपका फ्रोवेल महोदय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ मतलब गलत है या कन्फ्यूजन में है। यहाँ पे अंकुरण क्या है, वैज्ञानिक अनुभव है, जो आपने सबको पता है। साम्य धारणा क्या है, प्याजे के द्वारा दी गई है। आकस्मिक शिशु मृत्यु संरक्षण क्या है, यहाँ पे संलक्षण क्या है, तो पेट के बल एवं नरम सतह पर सोना है। और किंडरगार्टन क्या है, फ्रोवेल ने दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले चूसना एवं आँखें झपकाना, तो ये स्थायी सहज क्रिया हो जाएगी। फिर जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम होना, यानी स्मॉल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा स्मॉल फॉर डैट हो जाएगा अगर जन्म के समय इस तरह का वजन है तो। फिर हो जाएगा रिक्त नीड यानी अकेलापन, और उद्दीपनों का अनुकरण यानी ये हो जाएगा क्लासिकल अनुकूलन। तो
इस तरह से आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। चूसना एवं आँख झपकाना स्थायी सहज क्रिया है जो हर बच्चा करता है। ठीक है, जन्म के समय वजन क्या हो जाएगा, 2 किलो 500 ग्राम यानी 2.5 किलो से कम है तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल फॉर डेट हो जाएगी। और यहाँ पे बात की जाए रिक्त नीड की, तो ये हो जाएगा अकेलापन, और उद्दीपनों का युग्मीकरण, तो ये क्या हो जाएगा, क्लासिकल अनुकूलन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं तो ये हो जाती है संवेगात्मक विरेचन या भावनयन होती है। इमोशनल कैथेराइसिस कहते हैं। शैशव काल के दौरान भावनात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से मील का पत्थर होते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं मील का पत्थर उसे देख लेते हैं। पृथक्करण या दुश्चिंता, दूसरा यह होता है सामाजिक मुस्कुराहट, और तीसरा होता है विचित्र दुश्चिंतता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बड़ी जीपों का बंद करना और खोलना, जो बड़ी होती हैं जीपों का बंद करना या खोलना, तो बच्चा कब सीख जाता है, 2 से 3 वर्ष में। आपने देखा वो चैन को बंद और खोल लेता है। ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना 3 से 4 वर्ष में कर लेता है। आप बोर्ड पर बनाइए, वो खुद बना लेता है। रेखा पर कैंची का काटना, तो ये 4 से 5 वर्ष में सीख जाता है। बाइसिकल पर सवारी करना 8 से 10 वर्ष में सीख जाता है। जूते की लेस बांधना वो 5 से 6 वर्ष में सीख जाता है। तो अब के बच्चे बहुत जल्दी बाइसिकल चलाना सीखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बचपन में खिलौने ही इस तरह के मंगाते हैं जो चलने वाले होते हैं। यहाँ पे देखिए अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि द्विभाषी बच्चों में कई प्रकार के संज्ञानात्मक विकास परीक्षणों में एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। द्विभाषी बाद बच्चों में संदर्भ विशेषकर वह जो अनेकार्थक या विरोधात्मक है से संगत परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे देखते हैं 2 से 3 वर्ष में सामान्य वस्त्र पहनना और उतारना सीख जाता है। 3 से 4 वर्ष में बड़े बटन लगाना खोलने लगता है, और 4 से 5 वर्ष में त्रिभुज और क्रॉस देखकर बनाना सीख जाता है। 5 से 6 वर्ष में क्या करता है, जूते के फीते बांधना सीख जाता है। जो अभी हमने क्वेश्चन हल किया था सेम उसी का प्रतिरूप है ये। यहाँ पे केवल और केवल आपको एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो याद रखिएगा कि वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बस पहनना और उतारना, फिर बड़े बटन लगाना और खोलना सीख जाता है। 3 से फिर आ जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, क्रॉस बनाना, और यहाँ पे आ जाता है त्रिभुज और क्रॉस देखकर बनाना, और 5 से 6 वर्ष में लास्ट में आता है जूते के फीते बांधना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईर्ष्या एक ... भावना है, तो कैसी है ईर्ष्या, तो नकारात्मक भावना होती है ईर्ष्या। ठीक है, जेलसी अगर आप किसी से रखते हैं तो ये नेगेटिव इमोशनल आपके अंदर पैदा करती है, तो इसलिए इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। ... नाम बर्ताव यानी आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है, तो वो होती है आदत। ठीक है, आदत यानी हैबिट नाम बर्ताव यानी आचरणों को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नाखून काटना और अंगूठा चूसना ... की आयु तक नज़र अंदाज किया जा सकता है, तो ये हो जाता है 3 माह की आयु तक नज़रअंदाज किया जाता है। फिर क्या करते हैं हम, उसके मुंह में हाथ देने की क्रिया को कम करते रहते हैं। यहाँ पे प्रोक्सेमिक्स यानी स्थान के मानवीय उपयोग का अध्ययन है। अगर बात की जाए यहाँ पे काइनेक्स तो शरीर भाषा का अध्ययन है, और क्रोनेमिक्स समय के उपयोग का अध्ययन है, और पारालैंग्वेज यानी अवाचक शब्दाभिव्यक्ति का अध्ययन है।
अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो वो हो जाती हैं यहाँ पे विश्वसनीयता, विधि, मान्यताएं और मानकीकरण। चलिए आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति जब दुश्चिंतता यानी एंजाइटी के सामना करता है तो उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, यह कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रत्यावर्तन यानी रिग्रेशन कहलाता है। जब वो एंजाइटी का शिकार होता है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा रिग्रेशन स्थिति का हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, तो डिफेंस अगर मैकेनिज्म की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रिग्रेशन, फिर यहाँ पे इंटेलेक्चुअलाइजेशन और देन इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सब्लिमेशन। तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से मानसिक प्रयास वाली गतिविधियों का चयन कीजिए, तो मानसिक प्रयास वाली जो गतिविधियाँ उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला हो जाएगा तर्कना, फिर हो जाएगा सोचना और फिर हो जाएगा निर्णय लेना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, रीजनिंग, थिंकिंग और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उन इच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, आपके बिहेवियर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अनिच्छित व्यवहारों यानी एलिमेंट यहाँ पे अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण का होना व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आप इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सत्तावादी माँ बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति आज तक या कल तक हम पूरी जितनी भी हमारे पास PDF हैं जिनका हम आपको वीडियो दे चुके हैं वो सभी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। प्रतिदर्शित यानी प्रतिसंवेदी, सहनशील और संवेदनशील होती है। कारण क्या कह रहा है यहाँ पे, सत्तावादी माँ परिपक्वता के लिए तार्किक मांग करती है एवं बच्चों को जो कहना है उसे स्पष्ट करती है, वह लागू करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा ए गलत है परंतु आर सही है। आयु महीने में और हस्त समन्वय के पैटर्न का विकास, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा, यहाँ पे 4 मास में देख सकता है पर छू नहीं सकता। 5 महीने का हो जाएगा तो पाल्मर स्कूप हो जाएगा, और 8 मास का हो जाएगा तो दोनों हाथों में घनाकार वस्तुएं ले सकता है, और 9 मास के यहाँ पे चिमटी रूपी पकड़ को भली भांति अंजाम दे सकता है, अंजाम यहाँ पे दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रबल संवेग और संदेश। प्रबल संवेग और सदैव, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सुखद होते हैं। प्रबल जो संवेग होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, सुखद होते हैं। दूसरा अप्रिय होते हैं, और तीसरा जो रहता है वो तीव्र भी होते हैं, इसीलिए उनको नाम रखा गया है प्रबल संवेग। सुखद होते हैं, अप्रिय होते हैं और तीव्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के वस्त्रों के निर्यात के लिए निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य हैं, तो वो कौन कौन से परीक्षण हैं, तो जिप की सुदंडता, इस यहाँ पे इस
स्नेपिंग, सुदृढ़ता, सुई की पहचान करना, तभी आप बच्चों की वस्तु पर निर्णय ले सकते हो। निम्न परीक्षणों की विकासात्मक अवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करें कि जिस क्रम में ये उपयोग किए जाते हैं प्रारंभिक आयु से प्रौढ़ आयु के। तो ये यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे देख लेते हैं। यहाँ पे एमिनोसेटेसिस और अपगार स्केल और BSID और WPPSI और यहाँ पे हो जाता है CBCL हो जाता है, फिर WAIS हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो ज्ञान अनुभव रूपांतरित होने से प्राप्त होता है उसे अनुभाविक ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। और दूसरा कह रहा है एक सुअभिकल्पित शैक्षणिक कार्यक्रम मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतिक क्षेत्रों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। आई होप इसी PDF पे थे हम। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा A और R दोनों सही हैं। धड़ एवं भुजाओं में मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता हाथों एवं उंगलियों की मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता से पहले आती होती है। तो विकास यहाँ पे सेफेलोकॉन्डल प्रतिमान के क्रम में होता है। तो जो विकास है वो इस क्रम में होता है। तो यहाँ पे A और R दोनों सही हैं, परंतु R एक ही सही विवरण नहीं है। फिर विकास इसी तरह होगा ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर शरीर के बाकी हिस्सों यानी सिर से पैर तक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आधिकारिक, निरंकुश और स्वीकृत देने वाले और लापरवाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्राधिकारिक यानी स्नेहिल एवं विकसित कारक है। निरंकुश यानी दंडात्मक और यहाँ पे स्वीकृति देने वाले यानी निम्न नियंत्रण वाले हैं। यहाँ पे है लापरवाह यानी जुड़ाव न करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लापरवाह का मतलब हो जाएगा जुड़ाव न करने वाले, स्वीकृति देने वाले, और निरंकुश यानी दंडात्मक, और प्राधिकारिक यानी स्नेहिल एवं विकसित कारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित गतिविधियाँ तथा उनसे जुड़े प्रयास को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़े प्रयासों को देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं सिलाई करना यानी छड़ का प्रयास है, झुकना यानी शारीरिक प्रयास है, बोझ को उठाना पाँव का प्रयास है, कंप्यूटर कीड़ा यानी दृष्टिगत प्रयास है। तो ये किस तरह के प्रयास हैं इन्हें देख लिया। ग्रामीण क्षेत्रों से स्वयंसेवी समूहों के गठन से महिलाओं का स्तर बेहतर बनता है। संवेगात्मक समूह आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा समूह की महिलाएं सदस्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन A और R दोनों सही हैं। एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध का संवेग सीखता है और संवेगात्मक प्राप्त क्रिया एवं प्रशिक्षण वस्तुतः इस पर निर्भर करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे आदर्श चरित्र के विषय में जानकारी यानी विषय में कितनी जानकारी है और बच्चे के व्यवहार की क्या व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे A सही और R अंशतः सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसकी जो श्रेणियाँ क्या है? मानसिक अस्वस्थता है, ब्रेल प्रणाली क्या है? दृष्टिहीनों को पढ़ाना है, और आंख झपकाना क्या है? शिशु प्रतिक्षिप्त क्रिया है, और फ्रोवेल क्या है? तो केजी सिस्टम है। फ्रोवेल क्या है? तो केजी सिस्टम होता है इसमें। और यहाँ पे ब्रेल प्रणाली की अगर बात की जाए तो ये लुईस ब्रेल ने दी थी, अंधे लोगों के पढ़ने की लिपि है, क्योंकि लुईस ब्रेल खुद एक यानी उनकी आँखों में समस्या होने के कारण अंधापन हो गया था। अलगाव भय की चरम सीमा की आयु निम्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है? 15 से 18 माह के मध्य हो जाती है। इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं तो इमोशनल यहाँ पे कैथेरियस
कहा जाता है, क्योंकि आपने इकट्ठी कर ली है संवेगों को, फिर आप उसको निकालते हैं तो ये इमोशनल कैथेरेसिस कहलाती है। वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं तो वो हो जाते हैं उपयुक्त संवेग, यानी वह, क्रोध और प्रेम। ये क्या है? वाटसन के अनुसार उपयुक्त संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं। मोती पिरोने में आवश्यकता होती है तो किस चीज़ की? तो नेत्र हस्त समन्वय की, यानी आंखों से देखना और हाथों का बैलेंस करना इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बालक कब करना सीख जाता है? तो ये 2.5 वर्ष की आयु से में छोटे तथा बड़े मोती पिरोने के कार्य कर सकते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ क्या हो जाता है? मोती पिरोने की गति में भी वृद्धि हो जाती है। शैशव अवस्था में बच्चों में कौन संवेग नहीं होता है? तो वो हो जाता है डर। डर उनके अंदर होता नहीं, क्योंकि वो डर के बारे में जानते भी नहीं हैं। शिशु के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था शैशवावस्था कहते हैं, जो 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है तथा बालक के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। फ्रायड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 1 वर्ष में पेंसिल या कमल पकड़ना, अपने सिर से टोपी उतारना सीख जाता है। 2 वर्ष में किताबों के पन्ने पलटना, और 3 वर्ष में स्वयं पानी पीना, कपड़ा पहनना, स्वयं भोजन करना, स्वयं कपड़ा पहनना, बालों को संवारना, गेंद फेंकना और खिलाना इत्यादि सीख जाता है। निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? तो वो हो जाता है इनमें से सभी, यानी मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक उच्च संवेग के कारण बन जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। सब परिवार का आकार क्या है? सामाजिक वातावरण क्या है? माँ बाप के सोचने का स्तर क्या है? सामाजिक आर्थिक स्तर देखा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य देखा जाता है। विद्यालय का वातावरण। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वैलेंटाइन का। ठीक है, व्यक्तित्व ये क्या है? जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह कथन मनोशास्त्री वैलेंटाइन महोदय का है। गिलफोर्ड का क्या है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह वो भग्नाशा की स्थिति में होगा तो व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये सभी हो जाते हैं सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक। कल्पना में क्या होता है? तो कल्पना में होता है उपयुक्त सभी, यानी स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होती है, किसी की नकल नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। मानसिक विकास होता है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो यहाँ पे मानसिक विकास होता है तो नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। मकान की परिभाषा क्या है? तो संवेगात्मक लगाव होता है मकान। तभी तो आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग जिस मकान में रहते हैं वो उसी में रहना पसंद करते हैं। इसी के अंतर्गत प्रेम, पारिवारिक लगाव, सहानुभूति आते हैं। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि, तो वो कब हो जाएगी? जब पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। ये कब देखी जाती है? तो जो पूर्व विद्यालय, जो विद्यालय नहीं जा रहे ऐसे बच्चों में रात के समय देखी जाती है, वो पूरा बिस्तर गीला कर देते हैं। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है तो हो जाता है श्रेणीकरण। पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है तो जो है वो है क्या है? संवेगों की स्थायी प्रकृति है। बच्चों की यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? तो वो रोका जाएगा उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर, यानी उनका ध्यान हटाने के लिए उनका क्या, किसी भी चीज़ से अगर आपको ध्यान हटाना है तो आपको अपना ध्यान किसी अन्य चीज़ में लगाना है जिसमें आपका
इंटरेस्ट हो या कहें कि जिसमें आपको रुचि हो, अगर नहीं भी हो तो रुचि उसमें उत्पन्न करनी है। बच्चों की यौन अंगों के प्रति जो जिज्ञासाएं होती हैं वो बचपन से ही प्रबल हो जाती हैं, इसीलिए वो गलत रास्ते या कहें कि गलत आज के समय में गलत क्राइम करते हैं या क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं या गलत कारनामे करते हैं। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं, जहाँ पर हो जाता है मानसिक रेचन। ठीक है, हमने क्या करा, अपने संवेगों पर अपने मस्तिष्क से नियंत्रण कर लिया, यही होता है मानसिक रेचन। ठीक है, दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है। यानी आपने क्या करा, एक खूबसूरत महिला का पोस्टर बनाया तो आपके संवेग कहीं ना कहीं खूबसूरत महिला को देखने के थे। ठीक है, बट आपने क्या करा, उसको मानसिक रेचन के द्वारा यानी अपने पोस्टर से ही अभिव्यक्त कर दिया अपने गलत भावों को, तो वो आपको कलाकार बना देते हैं। चलिए, तो आज की श्रृंखला में हमने पूरा केस को देखा, तो हमने पूरा कर लिया। और आज की श्रृंखला में हमने जो भी क्वेश्चन देखे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और इससे बाहर क्वेश्चन एक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और आज का जो टॉपिक था वो क्या था, क्रियात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास। बच्चे का हमने क्रियात्मक और संवेगात्मक विकास को देखा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यहीं से आपका यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है, यहीं से टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।